हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स थी हम कर चुके हैं, जैसे कि उसके एलिमेंट्स हो गए, एंशिएंट मैथमेटिशियंस, उनके कंट्रीब्यूशंस, कुछ टेक्स्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड हमने एस्ट्रोनॉमी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉजिक। तो लॉजिक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। हम इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सुनने को आएगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। बस एक बार आप ये वीडियो देखते चले जाना तो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ लॉजिक। अब लॉजिक मैम होता क्या है? लॉजिक क्या होता है? तर्क होता है। तर्क क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग मतलब जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट लॉजिक इज़। हम हर दिन लॉजिक को यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। भले वो अकेडमिक्स हो, प्रोफेशनल चीज़ें हो, सब जगह लॉजिक्स का प्रयोग होता है। मैथमेटिक्स हो, उसमें भी हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई थ्योरीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पर भी लॉजिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, एल्गोरिदम्स की बात करेंगे, वहाँ पर भी लॉजिक्स यूज़ होते हैं। तो लॉजिक्स बेसिकली होता क्या है? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम ईजी वे से प्रेजेंट करके उसको अंडरस्टैंडिंग वे में लेकर आते हैं। दैट इज़ व्हाट लॉजिक इज़ ऑल अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक। तो लॉजिक में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे पहले, जो कि आप आगे जब फीचर्स पढ़ोगे तो आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो टर्मिनोलॉजी क्या है? पहला जो वर्ड हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट 2 चीज़ों से बना होता है। किससे किससे? स्टेटमेंट से, और दूसरा क्या है? कंक्लूजन से। तो आर्ग्यूमेंट में क्या चीज़ें होती है स्टूडेंट्स? 2 चीज़ें होती है। वन इज स्टेटमेंट, द अनदर वन इज कंक्लूजन। अब मैम ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हो गया, प्रोपोजिशंस हो गए, ये सारे क्या हम एजम्पशंस लगाते हैं। उस एजम्पशंस के बेसिस में हम कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं जिससे हम डिसीजन ले पाए, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये या तो ट्रू भी हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं? ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमने स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो देखा। अब ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ये आर्ग्यूमेंट बनता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो हमने क्या देखा? आर्ग्यूमेंट 2 चीज़ों से बन रहा है। किससे किससे? स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। स्टेटमेंट क्या होते हैं? ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं। बट जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट ट्रू फॉल्स नहीं होता। आर्ग्यूमेंट में हम कहते हैं या तो वो वैलिड होगा या तो फिर वो इनवैलिड होगा। देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। आर्ग्यूमेंट कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब प्रमाइसेस भी कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, प्रमाइसेस कहते हैं, प्रोपोजिशन, सब एक ही चीज़ को हम कहते हैं। इंटेंटेड टू सपोर्ट और इन्फर अ क्लेम और कंक्लूजन, जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। ईच स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईदर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1 + 1 = 2, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अगर मैं लिख दूँ 2 + 5 = 8, तो क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। तो यही होते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं डिडक्टिव। तो आर्ग्यूमेंट 2 टाइप के होते हैं, डिडक्टिव होते हैं और इंडक्टिव होते हैं। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द प्रोमाइसेस। जो उसका कंक्लूजन है वो नेसेसरली फॉलो करता है प्रोमाइसेस को। मतलब कि यहाँ पर या तो वैलिड होगा, मतलब या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगी या तो फिर इनवैलिड होगी। मतलब 100% की ये बात करता है, ये सर्टेनिटी की बात करता है कि या तो ये 100% होगा या 100% ये नहीं होगा। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज वैलिड और इनवैलिड। वैलिड की जब हम बात करेंगे तो देखो ये फर्दर फिर 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। किस पे? साउंड एंड अनसाउंड। और जब हम इनवैलिड की बात करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट हमेशा ही अनसाउंड होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। ये जो वैलिड रीजनिंग होती है या वैलिड आर्ग्यूमेंट जो होता है डिडक्टिव में, वो क्या होता है? आपके जो प्रोमाइसेस हैं, मान लो ट्रू ट्रू, रिटर्न में क्या आ रहा है? ट्रू। कंक्लूजन क्या आ रहा है? ट्रू। ऐसे ट्रू फॉल्स लोगे, कंक्लूजन क्या आ रहा है? फॉल्स। मान लो कोई भी आप लेते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रू ले लो, यहाँ पर आप फॉल्स ले लो या ट्रू ले लो, कुछ भी आप ले लो, ये सारे आपके वैलिड आंसर्स है। प्रोवाइडेड सिर्फ एक ही चीज़ है जो इनवैलिड है
कि अगर आपके प्रमाइसेस ट्रू हुए तो आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स नहीं हो सकता है। यही एक एक्सेप्शनल केस है जो कि इनवैलिड का केस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वैलिड और इनवैलिड किस तरह हो रहे हैं। जब आपके प्रमाइसेस दोनों के दोनों ट्रू है और आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स अगर निकल रहा है, दैट मीन्स वो आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बाकी सारे केसेस में क्या हो सकता है कि वो वैलिड हो जाए, ठीक है। अब वैलिड अगर इनवैलिड है तो हमेशा वो अनसाउंड ही रहेगा। मतलब क्या कि उसका आंसर उतना अच्छा नहीं होगा, या फिर वो अनबिलीवेबल आंसर जिसे हम कहते हैं वो होता है अनसाउंड। अगर हम वैलिड की बात करते हैं, वो साउंड और अनसाउंड में जो डिवाइडेड है, अगर आपके प्रमाइसेस दोनों ट्रू है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर प्रमाइसेस ट्रू है और उससे कंक्लूजन जो निकल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, दिस आर्ग्यूमेंट इज साउंड, वैलिड एंड साउंड। अब देखते क्या लिखा हुआ, डिटरमाइनिंग वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ इफ वी अज्यूम द प्रमाइसेस आर ट्रू डज द कंक्लूजन फॉलो। तो हमने वैलिड और इनवैलिड में इसमें ये देखा। और जब हम साउंड की बात करें थे, वैलिड एंड ऑल द प्रमाइसेस आर ट्रू, इसमें क्या था, हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे ना। हर जगह तो ये ट्रू नहीं है, बट 100% जो वैलिड कौन सा होगा कि अगर ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ और फाइनली आंसर भी क्या हो गया, ट्रू। सो दिस इज 100% वैलिड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट किससे बना हुआ है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से बना हुआ है। आर्ग्यूमेंट दो तरह की होती है, डिडक्टिव होती है और इंडक्टिव होती है। डिडक्टिव जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज वैलिड एंड इनवैलिड। जो वैलिड होता है वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज साउंड एंड अनसाउंड। और जो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा अनसाउंड होता है। अब हम चलते हैं इंडक्टिव की ओर। इंडक्टिव में क्या होता है, कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम प्रोमाइसेस विद सम प्रोबेबिलिटी। कंक्लूजन आ तो रहा है बट 100% श्योरिटी के साथ नहीं आ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी के साथ आ रहा है, मतलब प्रोबेबल केसेस है, हो सकता है, ठीक है। तो इंडक्टिव की जब हम बात करेंगे तो ये चूंकि ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं होते, इसीलिए हम इस आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं, या तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा या ये आर्ग्यूमेंट वीक होगा, ठीक है। जैसे कि हमने वैलिड और इनवैलिड को साउंड एंड अनसाउंड, फिर इनवैलिड को अनसाउंड किया था, वैसे ही स्ट्रॉन्ग भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कोगेंट एंड अनकोगेंट, ठीक है। और वीक आर्ग्यूमेंट जो होता है वो किस में होता है, वो हमेशा अनकोगेंट होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग और कोगेंट बनाना है तो प्राइमाइसेस आपके क्या होने चाहिए, हमेशा ट्रू होने चाहिए, तभी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड कोगेंट होगा। अगर आपके प्राइमाइसेस ट्रू नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो अनकोगेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव और देन फर्दर दो पार्ट में वैलिड इनवैलिड, फिर वैलिड क्या है, साउंड अनसाउंड, इनवैलिड क्या है, अनसाउंड। फिर इंडक्टिव की जब हम बात करते हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग फर्दर किस पे डिवाइडेड है, कोगेंट एंड अनकोगेंट, और जो वीक है वो अनकोगेंट में है, ठीक है। अब चलते हैं मीनिंग की ओर कि लॉजिक का मीनिंग क्या है। अब हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इट। Meaning of logic. Logic is systematic study of the principles of valid inference and correct reasoning. तो लॉजिक होता क्या है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैलिड इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस मतलब कंक्लूजन्स, और करेक्ट रीजनिंग। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवेलुएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने क्या देखा, हमने आर्ग्यूमेंट्स ही बना रहे थे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ही बनाया, फिर उसको इवेलुएट किया और डिस्टिंग्विश किया किस पे, वैलिड और इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीजनिंग। अब समझ में आया कि हमने टर्मोलॉजी पहले क्यों पढ़ी, क्योंकि वो जो सारे टर्म्स अभी हमने पढ़े थे, देखना आगे कहीं ना कहीं पे आपको यूज़ करने को मिलेंगे। फीचर्स की तरफ चलते हैं। द वेरी फर्स्ट फीचर इज फॉर्मलाइजेशन। लॉजिक इन्वॉल्व्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग प्रोसेस into symbolic system with precise rules and syntax। तो जब हम लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक रीजनिंग की बात जब हम करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर हम रूल्स के साथ बनाते हैं, उसमें सिंटैक्स यूज होते हैं। दिस फॉर्मलाइजेशन अलाउज फॉर द सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ द वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी। फॉर्मल लॉजिक प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज and framework for expressing and analyzing arguments objectively।
तो क्या बोल रहा है ये, जो आप फॉर्मल लॉजिक बनाते हो, फॉर्मल लॉजिक कैसे, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, उस हिसाब से आपका लॉजिक बनता है, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है, एक लैंग्वेज या फिर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे वो एक्सप्रेस करता है कि आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिवली, मतलब ये सब्जेक्टिवली सॉल्व नहीं करता है, मतलब किसी के इमोशंस वगैरह को ये नहीं लेकर आता है, ये ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को सॉल्व करता है। फिर आता है हमारे पास वैलिडिटी। वैलिडिटी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि क्या होता है, हमने डिडक्टिव में पढ़ा था वैलिडिटी, कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होती है वो किस पे डिवाइड होती है, या तो वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, राइट। एक ही केस है जहाँ पर वो इनवैलिड होती है, जबकि प्रमाइसेस आपके ट्रू है और कंक्लूजन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। सिर्फ यही एक केस है जहाँ पर 100% इनवैलिडिटी आती है। वैलिडिटी, सेंट्रल टू द लॉजिक इज द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी विच रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बताता है, किसके किसके रिलेशनशिप, प्रमाइसेस एंड कंक्लूजन के रिलेशनशिप जो कि एक आर्ग्यूमेंट में होती है। एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द प्रमाइसेस। हमने यही देखा कि अगर कंक्लूजन 100% फॉलो कर रही है प्रमाइसेस को, तो तभी तो हम उसे वैलिड कहते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाती, इनवैलिड हो जाती। वैलिड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेस ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट रादर देन द ट्रूथ ऑफ द प्रोमाइसेस। हम प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें, हमने ये ट्रूथ नहीं देखा कि 100% ट्रू है या नहीं है प्रोमाइसेस, क्योंकि अगर हम ट्रूथ पे चले जाएंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो साउंड भी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, साउंडनेस की बात करेंगे। साउंडनेस की जब हम बात करेंगे एक आर्ग्यूमेंट में, अ साउंड आर्ग्यूमेंट इज नॉट ओनली वैलिड, वो वैलिड ही नहीं होता बल्कि उसके जो प्रमाइसेस होते हैं वो भी ट्रू होते हैं। तो उसके प्रमाइसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू होते हैं। साउंडनेस एंश्योर्स दैट नॉट ओनली द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट बट ऑल्सो दैट इट्स कंटेंट इज ट्रू। तो वही मैंने बोला ना कि आपका ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, दिस शुड बी ट्रू, स्टेटमेंट 2 शुड बी ट्रू, तभी हम कहेंगे क्या कि ये आर्ग्यूमेंट क्या है, साउंड है, ठीक है। साउंडनेस इज अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन कंबाइनिंग लॉजिकल वैलिडिटी विद द फैक्चुअल ट्रूथ, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था, ये वैलिड होगा तभी तो ये साउंड या अनसाउंड कहलाएगा, राइट। अगर ये वैलिड होगा तभी तो हम साउंड या अनसाउंड कहेंगे, और साउंड कब कहेंगे, जब ये वैलिड है और 100% इसके प्रोमाइसेस क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जब हमने आर्ग्यूमेंट के बगल वाले 2 वर्ड्स देखे थे, दैट वाज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, लॉजिक एनकम्पासेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग इंक्लूडिंग डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। कौन कौन से रीजनिंग्स है, 2 रीजनिंग्स है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, ये देखो, डिड्यूस करना, किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनरल से स्पेसिफिकेशन की तरफ चलेंगे। कहाँ, कोई जनरल चीज़ होगी उससे स्पेसिफिकेशन की तरफ चलेंगे। अगर आपके जो प्रमाइसेस है वो जनरल प्रमाइसेस दिए होंगे और आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हो, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो आपके स्कूल में या कॉलेज में किसी ने आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डिडक्टिव का। क्यों, क्योंकि मैम ने पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दी, उसमें से डिड्यूस करके आपको क्या दिया, एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया करने के लिए। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स डिराइविंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स और प्रमाइसेस। इंडक्टिव रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, तो न्यूटन्स लॉ कैसे आया, एक पर्टिकुलर चीज़ को देखकर फिर जनरलाइज कर दिया गया। जैसे कि उन्होंने अगर एप्पल गिरता हुआ देखा तो उसमें क्या देखा कि अगर एप्पल गिर रहा है तो जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ नीचे की ओर गिर रही है उसको ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है, इसीलिए वो गिर रही है। तो उन्होंने ये क्या किया, जनरलाइज कर दिया। तो इसमें क्या होता है, आप स्पेसिफिकेशन से किसकी ओर आ रहे हैं, जनरलाइजेशन की ओर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके जो भी प्रमाइसेस होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, आपके जो स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशंस होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, और आपका जो कंक्लूजन आप किस तरफ आ रहे हो, जनरलाइज कंक्लूड कर रहे हो। इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स इन्फरिंग जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। आई होप द मीनिंग इज वेरी क्लियर। इंडक्टिव डिडक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको समझने में।
बोथ टाइप्स ऑफ रीजनिंग हैव देयर रूल्स एंड मेथड्स विद इन लॉजिकल फ्रेमवर्क। हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये आप जो लॉजिकल रीजनिंग अभी पढ़ रहे हो ये बहुत ही डेप्थ टॉपिक्स है, तो जो भी आपके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बस इतना ही आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होता है, हम किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं उसी को कनेक्टिव्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आप देखोगे लॉजिक में यूज़ होते हैं जो कि दो प्रमाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। देखते हैं ज़रा नोट्स में क्या लिखा हुआ है। दो टॉपिक्स है हमारे पास, दैट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक और है एक प्रेडिकेट लॉजिक। ये वर्ड्स आपको आगे जब पढ़ोगे तो आप देखोगे ये वर्ड्स कहीं ना कहीं पर यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम मीनिंग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब क्या, जो भी आपके प्रमाइसेस होंगे या स्टेटमेंट बोलो या प्रोपोजिशंस बोलो, ये क्या होंगे, या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, बट दोनों नहीं हो सकते। दैट मीन्स क्या, अगर मैंने बोला 1 + 1 = 2, मैम ये तो सही है, दिस इज ट्रू, मतलब ये प्रमाइस क्या है, ये भी तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही हो गया ना, तो ये क्या है, ये ट्रू है मैम। अगर मैं बोल दूं 10 + 15 86, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मैम ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, हाँ बिल्कुल फॉल्स है। तो अब समझ में आया कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये तो ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि मैम वो ट्रू भी है एट द सेम टाइम वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट अगर मैं बोलूँ तो कुछ स्टूडेंट क्लास में इंटेलिजेंट है, हाँ ये सच है, बट कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं भी है, तो दोनों बात कर रहा है ये, दैट मीन्स ये ट्रू भी है ये फॉल्स भी है। तो इसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं बोलेंगे। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक होने के लिए हमारे पास या तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, दोनों कभी नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप दिस फंडा इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्रोपोजिशनल लॉजिक आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। हमने ये ऊपर भी अभी वर्ड पढ़कर आए हैं, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। सिंटैक्स का मतलब होता है आप किस तरह नॉलेज को प्रेजेंट जो कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ग्रामेटिकल। अगर सिंटैक्स की बात करूँ तो हम जब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर्स। जैसे आई एम ईटिंग, तो अगर मैं बोलूँ आई हैव ईटिंग, तो डज इट मेक सेंस, नहीं, ये ग्रामेटिकल एरर है ना। सो यही क्या है, ये सिंटैक्स है, ठीक है। और सिमेंटिक की जब हम बात करूँ तो सिमेंटिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट ही मीनिंग आ रहा है, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो उससे बिल्कुल अलग मीनिंग आ रहा है, उसी को बोलते हैं सिमेंटिक इश्यूज, ठीक है। सिंटैक्स जो है फर्दर एटॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। तो एटॉमिक का मतलब होता है जैसे कि एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर कोई चीज़ दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया 1 + 1 = 2, तो ये क्या है, ये एटॉमिक हो गया। बट कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो प्रोपोजिशंस को हम ऐड करते हैं। मतलब क्या, दो स्टेटमेंट को या दो प्रोपोजिशंस को जब हम जोड़कर एक बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड आपने कहीं ना कहीं ग्रामर में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें ये कॉम्प्लेक्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स का मतलब समझ में आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 2 1 = 2, क्या ये सही है, क्या इसका फॉर्मेशन सही है, इसी तरह लिखना चाहिए तभी आंसर देगा, तब तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा, तब तो ये आंसर ही नहीं प्रेजेंट कर पाएगा ना। अगर मुझे इसको सही दिखाना है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 1+, तो आंसर आएगा क्या, नहीं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 + 1 ही लिखना पड़ेगा। तो यही होता है सिंटैक्स। आई होप सिंटैक्स एंड सिमेंटिक का मतलब बिल्कुल क्लियर है अब आप लोगों को। एटॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब भी समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स में हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिससे कनेक्टिव्स कहते हैं, जैसे कि नेगेशन। ये नेगेशन का साइन होता है, नेगेशन। टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, अगर मैं बोलूँ टुडे इज़ फ्राइडे, उसको मुझे नेगेट करना हो, नेगेटिव करना हो, तो कैसे होगा, मैं अगर नॉट यूज़ कर दूँ बीच में तो क्या हो जाएगा, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। सो नॉट क्या हो रहा है, हमारा कनेक्टिव है इसमें, ठीक है, नेगेशन है। फिर क्या है, डिसजंक्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन
किस तरह होता है, और से जोड़ते हैं। जब दो सेंटेंसेस को हम और से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डिसजंक्शन। जैसे कि यू शुड ईट और वॉच टीवी। अब ये मत बोला मैम हम तो दोनों करते हैं साथ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। मैं आपको बस स्टेटमेंट बता रही हूँ कि या तो आप खा सकते हो या फिर आप टीवी दे सकते हो। सो द और विच वी आर यूजिंग हियर दैट इज डिसजंक्शन, मतलब ये कनेक्टिव्स की तरह हम यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस के बीच। फिर क्या होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, हम दो चीजों को एंड से जोड़ रहे हैं। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं क्या कर रही हूँ, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रही हूँ। किसके थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ, एंड वर्ड के थ्रू कनेक्ट कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कंजंक्शन। फिर हमारे पास एक आता है इफ देन। इफ देन तो सबको पता है, ये स्कूल में 10th 12th में भी आपको ग्रामर में भी ये क्वेश्चंस आया करते थे। अगर बारिश हुई देन रोड्स आर वेट। अगर बारिश होगी तभी क्या होगा, रोड गीली होगी, ठीक है। तो हम इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, देन के साथ। इफ और देन का यूज कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो ये होगा, ठीक है। अगर बारिश हुई तो मम्मी पकौड़े बनाएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज, इफ एंड ओनली इफ। दिस इज इफ एंड ओनली इफ। आई विल गो टू मॉल, ये हमारे जैसे लड़कियों के लिए बहुत होता है ना ये। इफ आई विल गो टू मॉल इफ एंड ओनली इफ आई हैव टू डू शॉपिंग। अगर शॉपिंग नहीं करनी है तो मुझे मॉल नहीं जाना है, राइट। तो कनेक्टिव क्या हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। सो दिस इज व्हाट अबाउट प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है कि किस तरह आप नॉलेज को प्रेजेंट करते हो, उसी को बोलते हैं हम प्रोपोजिशनल लॉजिक। एक वर्ड हमारे पास और आता है दैट इज प्रेडिकेट लॉजिक। अगर मैं बोलूं 5 इज एन इवन नंबर, आप क्या बोलोगे, नहीं मैम ये तो गलत है। अगर यही मैं बोल दूं कि 6 इज अ नेचुरल नंबर, क्या ये सही है, हाँ मैम सही है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोमाइसेस या तो फॉल्स होंगे या ट्रू होंगे, ये तो अब कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। बट अगर मैं सेम एग्जांपल ये ऊपर वाला ही ले लेती हूँ, x इज स्मॉलर देन 10 है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 इज स्मॉलर देन 10। ये सही बात है ना, राइट। ये तो सही बात है कि 5 10 से छोटा होता है। बट अगर मैं कह दूं कि x इज स्मॉलर देन 10, तो आप बोलोगे मैम x का मतलब तो बताओ कौन सा है, 1 2 3 10 15, तभी तो हम बता पाएंगे ना। ये जो रिलेशन है ये हम कैसे बता पाएंगे, जब ये x का वेरिएबल आप बता पाओगे। ये जो x वेरिएबल आप यूज करें, इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल ही बोलते हैं ना मैथ्स में। ये जो, क्योंकि ये वेरी करता है, तो अगर मैं ये वेरिएबल बताऊंगी तभी आप इसका आंसर मुझे सही बता पाओगे। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन प्रोपोजिशनल लॉजिक्स में यूज नहीं हो पाते, इसीलिए प्रेडिकेट लॉजिक इसके लिए यूज होता है। अब समझ में आया कि प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है। प्रेडिकेट लॉजिक उन चीज़ों पे यूज़ होता है जहाँ पर प्रोपोजिशनल लॉजिक यूज़ नहीं हो पाते, मतलब ये ज़्यादा वाइडर है। इसमें प्रोपोजिशनल तो आएगा, उसके साथ क्वांटिफायर्स भी ऐड हो जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल हो गया, ये सारे क्वांटिफायर्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो उतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मतलब समझ में आ जाना चाहिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। सो आई होप दिस डायग्राम इज़ वेरी क्लियर टू यू नाउ। हम अपना कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यू करें। सो हम कहाँ पर थे, सो वी वर इनटू लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स सच एज एंड और नॉट इफ देन if and only if are used to combine propositions and analyze the relationship between them। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों चीज़ों को combine कर रहे थे, उसकी relationship देख रहे थे आपस में क्या है। These connectives form the basis of propositional logic and predicate logic, allowing for expression of complex logical statements and arguments। तो बेसिकली होता क्या है, हम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसे ही तो लॉजिक्स लगा कर आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक डिसीजन ले पाएँ, ताकि वो चीज़ का सोल्यूशन निकल पाए, ठीक है। मूविंग टू
ये एक बार देख लेते हैं डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो हमने देखा अभी क्या, प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट देख लिया। आप आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ोगे तो आप देखोगे मॉडल लॉजिक भी कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, जिसे हम टेम्पोरल एक्चुअली मॉडल लॉजिक का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप एक मीनिंग ओवरव्यू लेकर चलो ताकि एग्जाम में आए तो आप थोड़ा बहुत लिख पाओगे। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम क्या देख रहे थे, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एंड और नॉट इफ देन, ये सब हम यूज़ कर रहे थे। प्रेडिकेट लॉजिक में क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक तो हम यूज़ करते ही हैं, साथ में वेरिएबल्स, मैंने आपको एक्स वेरिएबल जो दिखाया था, ठीक है, उसके साथ क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। मैम ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, फॉर, ऑल, एग्जिस्ट, तो ये सारे क्वांटिफाई करते हैं, मतलब क्वांटिटी बताते, क्वांटिफाई करते हैं। जैसे ऑल हो गया, ऑल विल, ऑल स्टूडेंट्स विल गो टू द पिकनिक, तो ऑल क्या है, ऑल इज अ क्वांटिफायर, ठीक है। टेम्पोरल में क्या होता है, प्रेडिकेट लॉजिक तो होते ही होते हैं, साथ में टेम्पोरल ऑपरेशंस होते हैं। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, समथिंग रिलेटेड विद द टाइम, ठीक है, जैसे कि ऑलवेज, इवेंचुअली, अंटिल, ये सारे किसे बता रहा है, टाइम से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। तो टेम्पोरल लॉजिक सिर्फ इतना याद रखो कि समथिंग रिलेटेड टू टाइम, एक दो वर्ड्स याद कर लो, जैसे कि ऑलवेज हो गया, अंटिल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई प्रोपोजिशनल लॉजिक का एग्जाम्पल क्या है, माई सन इज एट होम, कनेक्टिव यूज क्या कर रहे हैं हम, एंड माई डैड इज नॉट, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर और का कनेक्टिव यूज कर रहे हैं, या तो बारिश होगी, इधर रेन और इट डज नॉट, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। और फिर क्या है, इफ देन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, इफ द प्रेसिडेंट स्लीप देन अ वॉर कैन नॉट स्टार्ट, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो देखो क्वांटिफायर्स यूज कर रहे हैं, यही मैं आपको बता रही थी। ऑल हस्बैंड्स चीट, प्लीज दिल पे मत लेना, ये जो स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं। इफ ऑल कॉलेजेस आर बैड, CMU इज बैड। तो ये सारे आप जो देख रहे हो ना, ऑल, एटलीस्ट वन, ये सारे क्या है, ये सारे क्वांटिफाई कर रहे हैं, इसे क्वांटिफायर्स कहते हैं। टेम्पोरल का एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। इवेंचुअली ऑल ह्यूमंस विल डाई, बिल्कुल सही है, इवेंचुअली ऑल ह्यूमंस विल डाई। आई ऑलवेज टेल डक्स नॉट टू पैनिक, ऑलवेज, अगेन टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। सो आई होप ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया, डिस्टिंक्शन समझ में आ गया तीनों का। आगे चलते हैं, मेटालॉजिक। Point number 6, that is metalogic. Metalogic is the study of the properties and structure of the logical system themselves. तो basically मेटा लॉजिक से ऊपर मेटा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज और जो स्ट्रक्चर है लॉजिकल सिस्टम का, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेटालॉजिक। ये क्या एग्जामिन करता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब वेदर अ सिस्टम कैन डिराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। फिर ये कंप्लीटनेस की बात करता है, ये कंप्लीटनेस को देखता है, जैसे कि वेदर ऑल वैलिड स्टेटमेंट्स कैन बी प्रूवन विद इन अ सिस्टम, कि जो भी स्टेटमेंट्स वैलिड है क्या उसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। डिसाइडेबिलिटी, व्हाट इज डिसाइडेबिलिटी, वेदर देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट। डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या है, कि कोई मतलब उसमें एल्गोरिदम है क्या जो बता सकता है कि स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रुथ है। Metalogical concepts provide insights into the limits and capabilities of formal logic system. तो ये किसकी कैपेबिलिटी बताता है, फॉर्मल लॉजिकल सिस्टम की, ठीक है। बस आपको मीनिंग याद होना चाहिए, उतना ही बहुत है। आप अपनी लैंग्वेजेस में लिख दोगे तो चल जाएगा काम। फिर क्या है, फॉर्मल सिस्टम। लॉजिक ऑपरेट्स विद इन द फॉर्मल सिस्टम। अब जो लॉजिक्स है, एक सिस्टम तो होगा, उसी के अंदर ऑपरेट करते होंगे, ठीक है। सिम्बल्स एंड रूल्स का यूसेज होता होगा, ठीक है, फॉर मैनिपुलेटिंग दो सिम्बल्स। दिस सिस्टम इंक्लूड, कौन से सिस्टम, हम क्या यूज़ करते हैं, ये लॉजिक कहाँ, मतलब किस तरह काम आती है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक अभी हमने पढ़ा। प्रेडिकेट लॉजिक, मॉडल लॉजिक जिसका हमने टेम्पोरल एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है, एंड अदर्स ईच विद इट्स ओन सिंटैक्स, सबके अपने अपने सिंटैक्स, सिमेंटिक्स है, रूल्स है इन्फरेंस के, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक फॉर्मल सिस्टम होता है। फॉर्मल सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रोपोजिशनल, प्रेडिकेट, मॉडल लॉजिक, ठीक है। इसके अपने अपने सिंटैक्स होते हैं, अपने अपने लिखने का तरीका होता है, ठीक है। सिमेंटिक्स होते हैं, मीनिंग जिस तरह निकालते हो, और कुछ रूल्स होते हैं जिस तरह आप इन्फरेंसेस निकालते हो। फॉर्मल सिस्टम प्रोवाइड्स अ रिगरस फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग लॉजिकल एनालिसिस एंड रीजनिंग। एप्लीकेशन की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है।
एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, तो ये बहुत अलग अलग जगहों पे लॉजिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो लॉजिक सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट ही नहीं होता, हर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी इसे यूज़ किया जाता है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के आंसर्स निकालने के लिए। लॉजिक फाइंड्स एप्लीकेशंस अक्रॉस डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देख पा रहे हो कितने कितने सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। मैथ्स में यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, लॉ में भी यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो बहुत ही यूसेज है इसका। मैथमेटिक्स में कहाँ यूज़ होता है? लॉजिक्स, बेसिकली लॉजिक्स के थ्रू ही तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज है उसके आंसर्स दे पाते हो। जैसे कि अगर आपको ज्योमेट्री का कोई सॉल्व करने के लिए सम दे दे तो उसमें आप क्या लॉजिक ही लगाकर आंसर निकालोगे ना। तो ये क्या प्रूफ थ्योरी, सेट थ्योरी और मॉडल थ्योरीज वगैरह जो भी होती है उसमें क्या लॉजिक्स का प्रयोग होता है। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं या फिर ऑटोमेटेड रीजनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स में भी लॉजिक्स का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें आपके प्रेडिकेट लॉजिक्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं। In philosophy, logic aids in philosophical analysis, ethics and philosophy of language, providing tools for rigorous argumentation and analysis. Challenges ये क्या क्या फेस करता है? Challenges and criticism भी तो कुछ फेस करेगा, कुछ अच्छे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे challenges भी तो आएंगी। Despite its power and utility, logic faces challenges and criticism. एक ना गॉडल्स का इनकम्प्लीट थियोरम है, आपको ये थियोरम पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड ही सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, सो गॉडल्स इनकम्प्लीटनेस थियोरम फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट दैट इन एनी सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स फॉर्मल सिस्टम देयर आर स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बट कैनॉट बी प्रूवन विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो उनका क्या कहना है, ये थ्योरी मतलब ये थियोरम में क्या कहा गया कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू है बट आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दीज स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बट कैन नॉट बी प्रूवन विद इन द सिस्टम इटसेल्फ। आप उसको प्रूफ ही नहीं कर पाते, वो एक्चुअल में ट्रुथ तो है बट उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द लॉजिकल सिस्टम, तो इसी की बात वो कर रहा है। एडिशनली कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक वेरिएशंस may affect the application and interpretation of the logical principles in different contexts। तो बेसिकली हाँ, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक वेरिएशंस जो होती है उस हिसाब से भी तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, आई थिंक दिस इज द लास्ट, फिर कंक्लूजन आ जाएगा। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, तो किस तरह ये इसकी एवोल्यूशन है, किस तरह राइज हुआ, किस तरह फ्लरिश हुआ और क्या डेवलपमेंट हुई है। द फील्ड ऑफ लॉजिक हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी। तो ओरिजिन कहाँ देख रहे हैं हम इसका, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से लेकर मॉडर्न फॉर्मुलेशंस इन सिम्बॉलिक एंड मैथमेटिकल लॉजिक। हमने क्या देखा, ग्रीक टाइम से लेकर आज की डेट में अगर देखोगे तो मैथमेटिकल लॉजिक्स वगैरह भी डेवलप हो चुकी है। डेवलपमेंट्स इन सिम्बॉलिक लॉजिक बाय फिलोसफर्स सच एज Gottlob Frege, Bertrand Russell and Alfred North Whitehead revolutionized the field, introducing mathematical rigor and precision to logical analysis। तो बेसिकली क्या है, इन लोगों ने डेवलपमेंट में हेल्प किया है। ठीक है, लॉजिक कंटिन्यूज टू इवॉल्व थ्रू एडवांसमेंट इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव साइंस। तो अगर लॉजिक की बात करोगे तो देखोगे कि डिफरेंट फील्ड्स में उसके एडवांसमेंट हो रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में देखोगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कॉग्निटिव साइंस में, एक्सपैंडिंग इट्स एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट्स। 10 पॉइंट है, आपको सारे एक बार रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। लॉजिक आसान है, आप बस एक बार समझने की दिक्कत है बस। सो लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक एंड देन वील एंड द लेक्चर टुडे। कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन लॉजिक सर्व्स एज अ फाउंडेशनल डिसिप्लिन। तो क्या है, ये एक फाउंडेशनल डिसिप्लिन है दैट एनहांसेस आवर कैपेसिटी फॉर रीजन थॉट। लॉजिक से क्या होता है, हमारी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग, जजमेंटल वाला पार्ट जो है वो हमारा अच्छा हो जाता है, आर्ग्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, बाय स्टडिंग लॉजिक वी गेन इनसाइट इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड इन्फरेंस। तो जब हम लॉजिक्स पढ़ते हैं तो हमें किसके बारे में पता चलता है, वैलिड कंक्लूजन के बारे में पता चलता है। अनेबलिंग अस टू इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स क्रिटिकली, जिससे कि हम आर्ग्यूमेंट्स को क्या अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं एंड कंस्ट्रक्टिवली।
फ्रॉम इट्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ रीजनिंग प्रोसेस टू इट्स एप्लीकेशन, मतलब क्या, फॉर्म करने से लेकर उसको अप्लाई करने तक इन वेरियस डिसिप्लिन लॉजिक कंटिन्यूज टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी। मतलब क्या, फॉर्मेशन से लेकर उसके एप्लीकेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हमने देखा ना, लॉ में भी ये यूज़ होता है, अलग अलग जगह पे, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो हर जगह पे इसका यूसेज तो है। तो वो क्या कह रहा है कि लॉजिक कंटिन्यूस टू शेप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी। तो ये हमें कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हमारी सोचने की जो रीजनिंग करने की एबिलिटी है उसे क्या कर रहा है, वो शेप कर रहा है। एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन डाइवर्स फील्ड। तो जितनी अलग अलग फील्ड्स में जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसे आसानी से सॉल्व करने की हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि लॉजिक आप लोगों के लिए बहुत ही नया टॉपिक है। ठीक है, जो कि ईजिली समझ में नहीं आता है बच्चों को। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।